समझना पड़ेगा कि जो हिंद महासागर है हमारा, उस हिंद महासागर का भू राजनीति क्या है। भू राजनीति कहने का मतलब होता है हमारा कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, उस अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर जो भौगोलिक तत्वों के प्रभाव का अध्ययन होता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, भू राजनीति। तो भू राजनीति है क्या, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भौगोलिक तत्वों के प्रभाव का अध्ययन है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें हिंद महासागर का, तो हिंद महासागर को देखिए, देखिए बाकी महासागर के तुलना में अगर हम बात करें तो बाकी महासागर जो है आपका, ये अगर हकीकत में हम कहें तो क्या होता है कि उत्तर और दक्षिण के साथ, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जैसे अगर आप नक्शा में देखिएगा अटलांटिक महासागर को, तो अटलांटिक महासागर जो है आपका, ये उत्तर और दक्षिण के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम प्रशांत महासागर का बात करें तो प्रशांत महासागर भी दक्षिण के साथ चौड़ा रूप में जुड़ा हुआ है। और इसका उत्तरी भाग अगर हम देखें तो बेरिंग जल संधि के सहारे अगर हम कहें तो उत्तरी महासागर जो है हमारा, या उत्तरी सागर जो है हमारा, ठीक है ना, उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इन दोनों के तुलना में अगर हम कहें, जैसे अटलांटिक महासागर है हमारा और ये हिंद महासागर है हमारा, इस अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर दोनों से अगर हम अलग देखें, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर अगर हम दोनों से अलग हटके देखें तो हिंद महासागर का स्वरूप आपको अलग दिखाई देगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा चीज कि हिंद महासागर में भाई अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों से अलग क्या है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो अंतर है इसमें, वो सबसे बड़ा अंतर यह है कि हिंद महासागर जो है हमारा एक बंद प्रकार का सागर है, ठीक है ना। एक बंद प्रकार का सागर हम इसलिए कह सकते हैं कि इसके पश्चिम में अगर हम देखें तो पश्चिम में अगर हम बात करें तो पश्चिम में क्या अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो इसके पूर्वी भाग में दक्षिण पूर्वी एशिया है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण में अगर हम बात करें तो दक्षिणी सागर है, ठीक है ना। और उसके दक्षिण में जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप है हमारा, ठीक है ना। मतलब ये दक्षिण में अगर हम कहें तो दक्षिणी सागर के साथ तो जुड़ रहा है। लेकिन विषुवत रेखा के उत्तर में अगर हम देखें तो विषुवत रेखा के उत्तर में जैसे हमारा जो एशिया महाद्वीप है, ये इस तरह से बसा हुआ है, ठीक है ना, कि उत्तरी सागर के साथ इसका कॉन्टेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। ऊपर से अगर हम यहाँ पे इंडिया को देखें, ये जो भारत है हमारा, ये भारत का स्थिति भी बड़ा विशिष्ट हो जाता है। मतलब भारत हिंद महासागर में इस तरह से घुसा हुआ है कि हिंद महासागर जो है हमारा, ये दो भाग में बढ़ जाता है। इसका जो पश्चिमी भाग है हमारा अरब सागर कहलाएगा, और जो पूर्वी भाग है हमारा बंगाल की खाड़ी कहलाता है, ठीक है ना। मतलब अगर हम हिंद महासागर का बात करें तो हिंद महासागर का नामकरण भी भारत के नाम पर हुआ है, ठीक है ना। और अगर भारत के नाम पर या हिंद के नाम पर इसका नामकरण हुआ है तो भारत का विशिष्ट महत्व तो होगा इसमें, ठीक है ना। अब ये विशिष्ट महत्व क्या है, तो भारत का विशिष्ट महत्व इसमें यह है कि भारत जो है ना हमारा, ये हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, मतलब केंद्र में स्थित है, इस तरह से कह लीजिए, ठीक है ना। और इस हिंद महासागर में ये इस तरह से घुसा हुआ है कि हिंद महासागर हमारा दो भाग में बढ़ जाता है। मतलब अगर पूरे के पूरे हिंद महासागर पर आपको कंट्रोल रखना है तो कंट्रोल रखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको भारत पर कंट्रोल करना होगा, ठीक है ना। कहीं जो भारत है हमारा, ये भारत एक प्रभावशाली भूमिका में है, खास करके हिंद महासागर में, ठीक है ना। ऊपर से हम कह रहे हैं कि हिंद महासागर जो हमारा एक बंद प्रकार का सागर है, और बंद प्रकार का सागर होने के कारण अगर हम कहें, ठीक है ना, तो इसमें जो व्यापार वाणिज्य होता है हिंद महासागर में कुछ खास रीजन के सहारे हो सकता है। मतलब कुछ खास ही जलमार्ग बनता है इसमें, जिस जलमार्ग के सहारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार संभव होता है। अब ये खास जलमार्ग कहां से बनता है, तो सबसे पहला अगर हम देखें तो यहां से एक जलमार्ग ये जाता है हमारा, ठीक है ना। ये लाल सागर, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर से होते हुए या सूरज नहर को पार करके कहां जाता है, मतलब लाल सागर को पार करेगा, लाल सागर को पार करके कहां जाएगा, सूरज नहर, और सूरज नहर को पार करके कहां पहुंचेगा, भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर के रास्ते कहां चला जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। मतलब एक जलमार्ग बन गया ये। जैसे यहाँ पे देखिए, यहां से अगर हम बढ़े तो लाल सागर को पार करके सूरज नहर हो गया हमारा, कहां निकल जाएंगे, भूमध्य सागर में, ठीक है ना। और भूमध्य सागर से अगर हम कहें तो जिब्राल्टर स्टेट होते हुए हम कहां चले आएंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है ना। पहला व्यापारिक मार्ग है हमारा ये, ठीक है ना। दूसरा व्यापारिक मार्ग अगर हम देखना चाहें
तो इराक में जो दजला और फरात नदी है हमारा, ठीक है ना, उस दजला और फरात नदी के सहारे, ठीक है ना, जो पूर्वी यूरोप का जो रीजन है हमारा, इस पूर्वी यूरोप के रीजन तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, दूसरा व्यापारिक मार्ग। तीसरा व्यापारिक मार्ग अगर हम देखें तो ये मलक्का स्टेट के सहारे हम सुदूर पूर्व एशिया या जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया जो है हमारा, वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, एक जलमार्ग जो हमारा बनता है, ये जो अफ्रीका है हमारा, इसका जो दक्षिणी भाग है इसको हम उत्तमाशा अंतरीप कहते हैं। इस उत्तमाशा अंतरीप से होके, ठीक है ना, मतलब दक्षिणी अटलांटिक में आ सकते हैं और दक्षिणी अटलांटिक को पार करके आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप यहां तक जा सकते हैं। ठीक है ना, इसका एक जो व्यापारिक मार्ग बनता है हमारा, ठीक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण की ओर से, ठीक है ना, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है हमारा, इस दक्षिणी प्रशांत महासागर में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब अगर हम प्रशांत महासागर का बात करें, अगर हम अटलांटिक महासागर का बात करें, तो ये दोनों महासागर के तुलना में जो हिंद महासागर है हमारा, इसमें व्यापार वाणिज्य कुछ निश्चित मार्ग के सहारे ही हो सकता है। ठीक है ना, अब जब निश्चित मार्ग के सहारे व्यापार वाणिज्य होता है तो हर कोई चाहेगा कि जितना व्यापारिक मार्ग यहां से गुजरता है उस व्यापारिक मार्ग पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए ना। अब जब इस तरह का अगर हम व्यू रखेंगे कि जितना व्यापारिक मार्ग यहां से गुजर रहा है उस व्यापारिक मार्ग पर हमको कंट्रोल रखना है। जैसे देखिए, हिंद महासागर का ये जो विशेषता है कि कुछ खास रीजन के सहारे ही इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। इस व्यवस्था को सबसे पहले जो समझा था ना, ये कौन समझा? पुर्तगाली। और पुर्तगाली इसी व्यवस्था को समझ के, ठीक है ना, भारत में एक उपनिवेश स्थापित करने में सफल हुआ। ठीक है ना, बाद में पुर्तगाली के पश्चात अगर हम देखें तो इस चीज को कौन समझा? अंग्रेज। और अंग्रेज दोनों चीज को समझा कि जितना व्यापारिक मार्ग है हमारा, उस व्यापारिक मार्ग पर हमको कंट्रोल करना है। और दूसरा चीज, भारत का यहाँ पे केंद्रीय स्थिति है तो भारत पर हमको कंट्रोल करना है। और दोनों पर कंट्रोल के जरिए इस पूरे के पूरे क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। मतलब अगर हम हिंद महासागर का बात करें तो हिंद महासागर का जो भू राजनीति है, जो जियो पॉलिटिक्स है, वो इस तरह का है कि जो खास करके एशिया पर कब्जा कर लेगा या जो हिंद महासागर पर कब्जा कर लेगा, ठीक है ना, इसका पूरे के पूरे एशिया पर कंट्रोल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऊपर से अगर हम बात करें तो ये जो रीजन हमारा बन रहा है, जो बेल्ट हमारा बन रहा है, इस बेल्ट का अपना विशेषता है कि 90% जो तेल का व्यापार होता है। अब देखिए, आज के विकास के युग में अगर हम बात करें तो हर देश को विकास करना है और हर देश को विकास करने के लिए ईंधन का आवश्यकता है। ठीक है ना, और ईंधन का सबसे बड़ा स्रोत है कौन? पश्चिम एशिया। ठीक है ना, और पश्चिम एशिया का जो भी कंट्री है ना, ये ईंधन का सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब ईंधन का सबसे ज्यादा व्यापार अगर किसी सागर के सहारे होता होगा तो किस सागर के सहारे? हिंद महासागर के सहारे। ठीक है ना, अब हर देश को अपना विकास करना है और विकास करने के लिए क्या करना होगा? उसको तेल का आवश्यकता होगा। तो हर देश ये चाहेगा ना कि जो तेल का जो मार्ग है हमारा, तेल का जो व्यापारिक मार्ग है हमारा, उस मार्ग पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, वो चाहे हमारा भारत हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो। ऊपर से अगर हम बात करें तो ये जो पूरा का पूरा रीजन देख रहे हैं ना, ये पूरा घना बसा रीजन है। ठीक है ना, और घना बसा रीजन होने के कारण होता क्या है कि विश्व का लगभग 2/3 आबादी हमारा इसी रीजन में निवास करता है। ठीक है ना, मतलब जनसंख्या के मामले में भी अगर हम कहें तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है हमारा, ठीक है ना, ये संपन्न हो जाता है। अगर हम तेल के व्यापार का बात करें तो तेल के व्यापार का मैक्सिमम हिस्सा इसी रीजन से गुजरता है। ठीक है ना, और ये जो परिस्थिति हमारा बन रहा है ना, ये कहीं ना कहीं हिंद महासागर को, ठीक है ना, एक राजनीति का अखाड़ा बना देता है। अगर हम बात करें खास करके चाइना के संदर्भ में, ठीक है ना, तो चीन जो है ये उसका एक पॉलिसी रहा है। और चीन का पॉलिसी क्या है? तो चीन की पॉलिसी को ही हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। हिंदी में इसको कहते हैं मोतियों की माला। ये मोतियों की माला क्या है? तो ये मोती का स्वच्छ माला नहीं है। ये जो मोती का माला है ना, ये जहरीला मोती का माला है। मतलब इसमें तरह से कह लीजिए ना, जहर लगा हुआ है। अब ये जहर कैसे लगा हुआ है? ये जो शब्द गढ़ा गया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का, ये शब्द गढ़ा कौन है? तो ये शब्द गढ़ने वाला जो अमेरिका का सैन्य विभाग पेंटागन है। ठीक है ना, और ये गढ़ा किस संदर्भ में? तो ये इसको गढ़ने का संदर्भ ये था कि जहां तक चाइना का सवाल रह गया, तो चाइना भारत का जितना पड़ोसी है, ठीक है ना, हर पड़ोसी के साथ अपने, मतलब हर पड़ोसी देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके वहां पे अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है। मतलब
धीरे धीरे करके भारत को चारों ओर से मतलब एक सैन्य बेस के सहारे घेरना चाहता है। जैसे पाकिस्तान का बात कर लीजिए, ग्वादर बंदरगाह है, श्रीलंका का बात कर लीजिए, हम्बनटोटा बंदरगाह है, ठीक है ना। जो मालदीव का जो मालदीव है हमारा, उसके साथ भी डील हुआ था, लेकिन डील अब खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अगर हम बांग्लादेश का बात करें तो चटगांव बंदरगाह, इसको लेके भी डील हुआ था, ठीक है ना। अगर हम म्यांमार का बात करें तो म्यांमार में भी सैन्य ठिकाना है। ऊपर से अगर हम अफ्रीका का बात करें तो अफ्रीका का जो हॉर्न है, जो बाहर की ओर निकला हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे कंट्री है जिबूती, इस जिबूती में भी इसका सैन्य अड्डा है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि भाई सागर में भारत का जितना पड़ोसी है, हर पड़ोसी देश में अपना सैन्य ठिकाना को स्थापित करके ये भारत को चारों ओर से घेरने का नीति अपनाता है। और यही जो नीति है चाइना का, इसी नीति को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नीति। ये शब्द गढ़ा कौन है, तो अमेरिका का रक्षा विभाग, पेंटागन, ठीक है ना। और इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा चीज तो ये कि अगर हम समुद्री मार्ग के सहारे देखें तो समुद्री मार्ग के सहारे जो सबसे बड़ा चीज हुआ कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के सहारे घेर लेना है, ठीक है ना। और स्थल पर अगर हम बात करें ना तो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, जो BRI का प्रोजेक्ट है चीन का, इस BRI प्रोजेक्ट के सहारे उत्तर से घेर लेना है, मतलब भारत को चारों तरफ से बंद कर देना है, ठीक है ना। और ये जो पॉलिसी है हमारा, इस पॉलिसी को अगर हमको खंडित करना था, या चाइना का ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को अगर हमको तोड़ना था, ठीक है ना, तो हमारा जितना पड़ोसी देश है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कोई भी पड़ोसी हो हमारा, हर पड़ोसी देश के साथ हमको अपना संबंध बेहतर बनाना था, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें तो खास करके जब शीत युद्ध का अंत होता है, ठीक है ना, या शीत युद्ध के अंत से भी पहले अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो भारत है हमारा, ये खास करके दक्षिण एशिया में, ठीक है ना, एक सबसे बड़ा कंट्री के रूप में है, सबसे प्रभावशाली कंट्री के रूप में है। और भारत के सीमा पर जो भी कंट्री स्थित है, ये कंट्री मेनली छोटा छोटा कंट्री है, ठीक है ना। और भारत का जहां तक सवाल रह गया तो भारत का हमेशा से पॉलिसी रहा है नेबर फर्स्ट, पड़ोसी प्रथम, ठीक है ना। और इसी पड़ोसी प्रथम के नीति के तहत भारत क्या करता है, एक बड़ा दिल दिखाता है, और बड़ा दिल दिखाते हुए कहीं ना कहीं जितना छोटा छोटा पड़ोसी कंट्री है हमारा, ठीक है ना, उस पड़ोसी कंट्री को हम रियायत भी प्रदान करते हैं, ठीक है ना। और इसी रियायत प्रदान करने के क्रम में अगर हम बात करें तो जिस तरह से चाइना भाई भारत को घेरने का पॉलिसी अपनाया, अब इसी पॉलिसी के संदर्भ में अगर हम कहें, ठीक है ना, तो जितना पड़ोसी देश है हमारा, उस पड़ोसी देश के साथ अगर हम संबंध को बेहतर नहीं बनाते हैं तो इसका नुकसान क्या होगा, ठीक है ना, कि वो कंट्री जो है ना, ये चीन के फेवर में चला जाएगा, ठीक है ना। और जब चीन के फेवर में चला जाएगा तो एक तो अगर हम हम्बनटोटा का बात करें श्रीलंका में, ठीक है ना, तो हम्बनटोटा में जिस तरह से पोर्ट डेवलप किया, अगर बाकी कंट्री में भी पोर्ट डेवलप कर लेता है, एक सैन्य ठिकाना बना लेता है, सैन्य बेस बना लेता है, ठीक है ना, तो इसका सीधा सीधा नुकसान किसको झेलना पड़ेगा, भारत को, ठीक है ना। तो ऐसा परिस्थिति में अगर हम भारत का बात करें तो भारत का भी तो फर्ज बनता है ना कि जितना पड़ोसी देश है हमारा, उस पड़ोसी देश के साथ संबंध को बेहतर किया जाए, ठीक है। ऊपर से अगर हम बात करें तो चाइना का खास करके दक्षिणी चीन सागर में जितना पड़ोसी है चीन का, शायद ही कोई पड़ोसी ऐसा होगा जिस पड़ोसी के साथ उसका सीमा विवाद नहीं है, ठीक है ना। अब अगर चाइना के पड़ोसी के साथ अगर चीन का सीमा विवाद है और अगर हमको चीन के उसी के भाषा में जवाब देना है, ठीक है ना, तो करना क्या होगा कि भाई हमारा जो परंपरागत पॉलिसी होगा, हमारा जो पहले से चलने वाला पॉलिसी होगा, उस पॉलिसी में हमको रिफॉर्म करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये रिफॉर्म किस तरह से करेंगे हम, तो जितना भी पड़ोसी कंट्री है हमारा, उस पड़ोसी कंट्री के साथ व्यापार वाणिज्य का लीजिए, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था को कह लीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कह लीजिए, ठीक है ना, परिवहन के साधन को डेवलप करना हो, हर चीज को हमको बेहतर बनाना है, मतलब हर मामले में एक कनेक्टिविटी डेवलप करना है हमको। ये कनेक्टिविटी किसी एक मामले में नहीं होना है, ये हर मामले में होना है। सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में अगर हम खास करके दक्षिण पूर्वी एशिया का बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत का जो संबंध है कोई नया संबंध नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बौद्ध धर्म का बात करें तो बौद्ध धर्म का उदय कहां हुआ, भारत में, और दक्षिण पूर्वी एशिया का जो अधिकांश कंट्री है ना, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी है, ठीक है ना। तो ऐसा परिस्थिति में जो एक सांस्कृतिक लाभ हमको मिल सकता है, इस सांस्कृतिक लाभ को हमको अर्जित करना है, ठीक है ना। और इस लाभ को इस तौर पर हमको उपयोग करना है कि हम चीन के पॉलिसी को काउंटर कर सके, ठीक है ना। जब तक हम चीन के पॉलिसी को काउंटर नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब तक चीन क्या करेगा, भारत को घेरने का नीति अपनाता रहेगा, ठीक है ना। और अगर मान लेते हैं कि हिंद महासागर में, जैसे अगर यहाँ पे एक सबसे बड़ा चीज कि जब देश हमारा आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है ना, भाई डियागो गार्सिया में उसका सैन्य बेस बना हुआ है,
ठीक है। अब पहले से यहाँ पे एक शक्ति उपस्थित था, अमेरिका, ठीक है ना। अब दूसरा जो शक्ति यहाँ पे उभर रहा है ये कौन है? चीन, ठीक है ना। तो अमेरिका से हमको उस तरह का खतरा नहीं है जिस तरह का खतरा हमको चीन से है, ठीक है ना। कहे कि चीन के साथ अगर हम सीमा विवाद का बात करें तो चीन के साथ हर हमेशा हमारा सीमा विवाद होते रहता है। जैसे अगर हम गलवान घाटी का बात करें, ठीक है ना, या गलवान घाटी के बाद भी अगर हम डोकलाम वगैरह को लेके बात करें तो इस तरह का कई गतिरोध हम झेल चुके हैं, ठीक है ना। और खास करके अरुणाचल प्रदेश में तवांग वाला जो एरिया है हमारा, उस एरिया में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होते रहता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए इस सीमा विवाद में अगर हम कहें तो जब तक चीन के पॉलिसी को हम उसी के तरह से काउंटर नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब तक इस तरह का जो सीमा विवाद है हमारा ये रुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ा चीज कि भाई जो लुकिस्ट पॉलिसी था हमारा, जो कि चलते आ रहा था 1990 के दशक से, ठीक है ना, इस लुकिस्ट पॉलिसी में हमको थोड़ा सा बदलाव करने का आवश्यकता महसूस हुआ। अब ये बदलाव किस रूप में कि जो लुकिस्ट पॉलिसी था, इसको हिंदी में हम पूर्व की ओर देखो नीति कहते हैं, ठीक है ना। ये पूर्व की ओर देखो नीति का उद्देश्य क्या था? तो पूर्वी या दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार वाणिज्य को तीव्र करना, ठीक है ना। तो अब हम लुकिस्ट पॉलिसी को एक नया रूप दे दिए, एक नया फॉर्म में डाल दिए, और ये पॉलिसी क्या है हमारा? तो एक्ट ईस्ट का पॉलिसी। अगर हम एक्ट ईस्ट के पॉलिसी का बात करें तो एक्ट ईस्ट का जो पॉलिसी है हमारा, ये लुकिस्ट पॉलिसी का ही अगला कदम है। अब ये अगला कदम किस रूप में है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश के साथ हमको केवल व्यापार वाणिज्य को तीव्र नहीं करना है, बल्कि व्यापार वाणिज्य को तीव्र करने के साथ साथ जो सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध है हमारा, या जो कनेक्टिविटी है हमारा, उस कनेक्टिविटी को भी हमको डेवलप करना है, ठीक है ना। और ये कब हो सकता है? जब जितना पड़ोसी देश है हमारा, उस पड़ोसी देश के साथ जो विवाद हमारा चल रहा है उस विवाद का हम समाधान कर लें, ठीक है ना। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि जिस तरह से हमारे लुकिस्ट पॉलिसी को 2014 के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में ढाला गया, ठीक है ना, तो उसका पहला अपेक्षा यह था कि बांग्लादेश के साथ जो सीमा विवाद है हमारा, उस सीमा विवाद का समाधान किया जाए। और उसी सीमा विवाद के संदर्भ में अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं जो स्थिति बन के आ रहा है ना, ये बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद का समाधान किया गया। ऊपर से अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत का, तो पूर्वोत्तर भारत जो है हमारा, एक तरह से कह लीजिए कि भाई जनजाति बहुल रीजन है, ठीक है ना। यहाँ वन संसाधन बहुत मिलेगा आपको, जनजाति बहुत मिलेगा आपको, नदी नाला वगैरह बहुत मिलेगा आपको, ठीक है ना। और अगर हम वैश्वीकरण का बात करें तो इस वैश्वीकरण का उतना फायदा दक्षिण पूर्वी एशिया को नहीं मिला है जितना फायदा कि उसको मिलना चाहिए था, ठीक है ना। अगर हम पूर्वोत्तर भारत का बात करें तो पूर्वोत्तर भारत का जो भी व्यापार वाणिज्य होता है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ये कलकत्ता बंदरगाह के सहारे होता है, ठीक है ना। अब कलकत्ता बंदरगाह के सहारे अगर कोई व्यापार वाणिज्य हो रहा है, ठीक है ना, तो यहां से माल को कलकत्ता बंदरगाह तक लाने में एक लंबा समय खर्च होगा हमारा, लंबा समय भी जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर से एक धन भी हमको लगाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा चीज कि वैश्वीकरण के युग में कहा जाता है कि उसी क्षेत्र को सबसे ज्यादा लाभ होना है जो सीमावर्ती राज्य है हमारा, ठीक है ना। अब अगर विश्व के नक्शा पर देखिएगा तो विश्व के नक्शा का सबसे बड़ा विशेषता ये कि भारत जो है ना हमारा, ये पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ स्थल मार्ग के सहारे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हम भारत से अगर हम सिंगापुर वगैरह तक या थाईलैंड वगैरह तक, मलेशिया वगैरह तक अगर हम एक सड़क मार्ग बना लेते हैं, एक राजमार्ग डेवलप कर लेते हैं, ठीक है ना, तो सबसे बड़ा चीज क्या होगा कि जो पूर्वोत्तर भारत है हमारा, उस पूर्वोत्तर भारत के उत्पाद को हमको बेचने के लिए कलकत्ता बंदरगाह तक नहीं लाना पड़ेगा, ठीक है ना, बल्कि उस उत्पाद को हम सीधे स्थल मार्ग के सहारे दक्षिण पूर्वी एशिया में बेच सकते हैं। मतलब जो पूर्वोत्तर भारत है हमारा, इस पूर्वोत्तर भारत का भी विकास होना है। और इस विकास का श्रेय कहीं ना कहीं भारत बांग्लादेश सीमा विवाद के समाधान पर टिका हुआ है, ठीक है ना। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो बांग्लादेश के साथ जो भारत है हमारा, ये सीमा विवाद के समाधान के लिए अग्रसर हुआ है, ठीक है ना। और इतना जल्दीबाजी में कह लीजिए कि जिस समस्या को हम लगभग 70 साल में नहीं निपटा पाए, ठीक है ना, उस समस्या को इतना जल्दीबाजी में निपटा दिया गया, ठीक है ना।